हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है। और इस चैप्टर में जो है हम लोग अभी तक जो पुष्प का जो नर भाग होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़े हुए थे कि पुष्प का जो नर भाग होता है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। उसमें पुमंग होता है, ठीक, पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। फिर हम पढ़े हुए थे कि जो पुंकेसर होता है उसका दो भाग होता है, एक भाग कहलाता है परागकोश और एक कहलाता है तंतु। फिर हम लोग पढ़े हुए थे कि जो परागकोश होता है उसमें 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, और जो लघु बीजाणुधानियां हैं उसके ऊपर 4 परत होते हैं। सब हम पिछले क्लास में बात कर चुके थे कि जो 4 परत है, एक का नाम होता है एपिडर्मिस, चलो बना देते हैं। एक को बोलते हैं एपिडर्मिस, एक को इंडोथीसियम, एक को मध्य परत, एक को टाइपिटम, और बीच में होता है उत्तक, जिसको कि बोलते हैं एस्प्रोजेनियस टिश्यू, मतलब बीजाणु जनन उत्तक। और ये जो उत्तक है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसमें कि होता है अष्टत्री विभाजन। और अष्टत्री विभाजन होने के बाद जो है एक कोशिका से 4 कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें कहते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और जो ये लघु बीजाणु चतुष्क है यही अलग होकर फिर पराग कण का निर्माण करते हैं। फिर हम देखे थे कि जो पराग कण होता है उसमें 2 परत होता है। तो सबसे ऊपरी परत है उसको बोलते हैं बाह्यचोल, और जो अंदर परत है उसको बोलते हैं अंतःचोल। जो बाह्यचोल है वो बना होता है स्पोरोपोलिन का, और जो अंतःचोल है वो बना होता है किसका, सेलुलोज और पेक्टिन का। फिर हम पढ़े थे कि जो पराग कण होता है इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। परागकण का व्यास कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। फिर पढ़ते हैं कि इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी कोशिका होती है और एक छोटी कोशिका होती है। जो बड़ी कोशिका है उसको बोलते हैं कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होती है उसको बोलते हैं जननिक कोशिका। फिर हम पढ़ते थे कि जो कायिक कोशिका है वो जननिक कोशिका को पोषण देने का काम करता है, और जो जननिक कोशिका है विभाजित होकर 2 कोशिकाओं का निर्माण बाद में कर लेता है। और कहीं कहीं जो स्पोरोपोलिन है, मतलब जो बाह्यचोल है वो उपस्थित नहीं होता है, उस जगह को कहा जाता है जनन छिद्र। तो ये सब बात जो है हम लोग पिछली क्लास में कर लिए थे। आज जो है हम लोग पुष्प का जो मादा भाग होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो पुष्प का नर भाग होता है वो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो देखो, जो पुष्प का मादा भाग होता है उसका नाम होता है जयांग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जयांग, अंग्रेजी में बोलते हैं गाइनोसियम। जयांग की जो इकाई होती है इसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं इसको, स्त्री केसर। अंग्रेजी में कहा जाता है कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। जो स्त्री केसर होता है इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये स्त्री केसर है तो इसके ये 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके, 3 भाग हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको कहा जाता है वर्तिकाग्र। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। जो ये नली वाला भाग है इसको कहते हैं वर्तिका, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं स्टाइल। और जो फूला हुआ भाग नीचे में इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरी। एक चीज और देखो, जयांग में जो स्त्री केसर होता है यह एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो अगर जयांग में एक ही स्त्री केसर है तो उसको बोलते हैं एकांडपी, मतलब जयांग हो सकता है, देखो 2 तरह। एक हो सकता है कि एक ही हो, जयांग में एक ही स्त्री केसर हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एकांडपी। अंग्रेजी में कहते हैं मोनोकार्पेलरी। और अगर एक से ज्यादा स्त्री केसर हो, अगर जयांग में एक से ज्यादा स्त्री केसर हो तो उसको कहते हैं बहुअंडपी। उसको क्या कहते हैं, बहुअंडपी, या इसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। अगर एक ही है तो उसको बोलते हैं एकांडपी, और एक से ज्यादा है तो क्या कहते हैं, इसको बहुअंडपी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो बहुअंडपी है मतलब अगर एक से ज्यादा है तो हो सकता है कि आपस में मिला हुआ हो, या हो सकता है कि अलग अलग हो। देखो, या तो एक होगा तो क्या बोलेंगे उसको एकांडपी, एक से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे उसको बहुअंडपी। अब अगर बहुअंडपी है तो या तो आपस में जुड़ा हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं युक्तांडपी। मतलब बहुअंडपी होने पर भी हो सकता है 2 प्रकार का, या तो हो सकता है युक्तांडपी या हो सकता है वियुक्तांडपी, ठीक है। अंग्रेजी देख लेंगे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिनकार्पस और इसको बोलते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस।
कार्पस। फिर से सुनो, पुष्प का जो मादा भाग है वो कौन है? जयांग। जयांग की इकाई क्या कहलाती है? जयांग की इकाई कहलाती है स्त्री केसर। अगर पुष्प में एक ही स्त्री केसर है तो उसको क्या कहते हैं? एकांडपी। और एक से ज्यादा स्त्री केसर है उसको क्या कहते हैं? बहुअंडपी। अब अगर बहुअंडपी है मतलब एक से ज्यादा स्त्री केसर है तो अलग अलग भी हो सकता है, आपस में जुड़ा भी हो सकता है। अगर अलग अलग है तो इसको कहते हैं वियुक्तांडपी, और अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं युक्तांडपी। ठीक है, ये जो युक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, युक्त है ना। और वियुक्त मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो अलग अलग है मतलब एक से ज्यादा है, अलग अलग है तो उसको क्या बोलेंगे? वियुक्तांडपी। और एक से ज्यादा है और आपस में जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे? युक्तांडपी। ठीक है, ठीक है। तो ये है पुष्प का मादा भाग। इसमें ये भाग जो है वर्तिकाग्र कहलाता है, ये भाग वर्तिका कहलाता है, और ये भाग तुमको अंडाशय कहलाता है। अब देखो, जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है ना, अंडाशय, इसके आधारीय भाग में, जो इसका आधारीय भाग है, यहां से अपरा के द्वारा, देखो इसको बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं इसको? अपरा, प्लासेंटा। अपरा के माध्यम से एक संरचना जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं दीर्घ बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ बीजाणुधानी। अंग्रेजी बोलते हैं मेगा एस्पोरेंजिया। यह इसी का एक और नाम बीजांड भी होता है। इसी को बाद में, शुरू में नहीं, बाद में इसी को क्या कहते हैं? बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, मतलब कि जो अंडाशय है, इसी अंडाशय के आधारीय भाग से, तो अंडाशय के जो आधारीय भाग, जो निचला भाग है, वहां पर अपरा की मदद से, अपरा क्या है? स्ट्रक्चर है, जोड़ने वाला संरचना है। तो अपरा के माध्यम से जो एक संरचना है वो जुड़ा होता है अंडाशय से, और वो जो भाग है, जो संरचना है, जो अपरा के माध्यम से जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? दीर्घ बीजाणुधानी कहते हैं, या बाद में उसी को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। इतना समझ में आया? अभी हम लोग देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग को पढ़ना है मुख्य रूप से दीर्घ बीजाणुधानी के बारे में, या इसी को बीजांड कहते हैं, तो बीजांड के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। ये वो मतलब इंट्रोडक्शन था इसका, कि पुष्प का जो मादा भाग है जयांग कहलाता है। जयांग में इस तरीके से एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अगर एक है तो बोलते हैं एकांडपी, एक से ज्यादा है तो बोलते हैं बहुअंडपी, आपस में जुड़ा हुआ है तो कहते हैं युक्तांडपी, अलग अलग है तो बोलते हैं वियुक्तांडपी। ठीक है, इस तरीके से तीन भाग हो सकते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के आधारीय भाग से कौन जुड़ा होता है? अंडाशय के आधारीय भाग से जुड़ा होता है दीर्घ बीजाणुधानी, यह बीजांड। किसके हेल्प से? तो अपरा के हेल्प से। अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे दीर्घ बीजाणुधानी के बारे में। इतने बात को स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना, जुड़ा हुआ है आपस में तो युक्तांडपी, अलग अलग है। देखो युक्त मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। अगर अंडप जो है, देखो एकांडपी, एक जोड़ अंडपी, अगर एक ही अंडप है मतलब एक ही ये है तो उसको बोलते हैं एकांडपी। एक से ज्यादा है तो बहुअंडपी। युक्त है, जुड़ा हुआ है तो युक्तांडपी, और वियुक्त है तो अलग अलग है तो वियुक्तांडपी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, ले लिए। तो अब हम लोग जो है, जो दीर्घ बीजाणुधानी होता है उसी के बारे में बात करेंगे, मतलब उसी को बीजांड बोलते हैं, तो उसके बारे में। इसका भी तुमको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, ऐप पर। फर्स्ट चैप्टर नोट्स तो मिल गया है ना? फर्स्ट चैप्टर का नोट्स मिल गया है शायद, है ना? तो इस चैप्टर का नोट्स भी आपको मिल ही गया होगा, या फिर अगर नहीं होगा तो आज हो जाएगा। ये हो सकता है कि मिल ही गया हो, नहीं मिला हो तो आज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो लेकिन फिर भी बेहतर है कि स्क्रीनशॉट लो और खुद से लिखो भी क्लास के बाद। ठीक है, अब देखो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ बीजाणुधानी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ बीजाणुधानी। इसी का हालांकि भाग है तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ बीजाणुधानी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मेगा एस्पोरेंजिया, या बाद में इसी को क्या कहते हैं? बीजांड। तो हम लोग इसको बीजांड ही कहेंगे। ठीक है, बीजांड। तो बीजांड देखो संरचना कैसा होता है, जो बनाया था ना कि ये था पुष्प का मादा भाग, है ना, ये था तुमको वर्तिकाग्र, था वर्तिका, ये था अंडाशय, और यहाँ ये बीजांड था, ये है ना। इसी का भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ये जो बीजांड था ना यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। हम देखो, ये तुमको भी याद कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है बनाने को, आसान है, एक दो बार देखो कैसे बना रहे हैं, बनाने आ जाएगा। ठीक है, देखो
ऐसे बनता है। तो ये है तुम्हारा बीजांड, ये जो ये दिख रहा है ना छोटा में, यही मैं बनाया। एक्चुअली होता है ऐसे है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में से बना दिए हैं, है ना। तो देखो, तो ये है बीजांड। अब देखो ये जो है जुड़ा हुआ है किससे, अपरा से। तो अपरा के जिस भाग से जुड़ा हुआ, देखो ये अपरा का भाग है, अपरा का जो ये भाग है जिससे बीजांड जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं फनिकल। क्या कहते हैं इसको, फनिकल। फनिकल दिखाई दे रहा है ना। फनिकल क्या है, तो अपरा के जिस भाग से बीजांड जुड़ा होता है उस भाग को क्या कहते हैं, फनिकल कहते हैं। देखिए अपरा के जिस भाग से, देखिए अपरा का भाग है, जो अपरा है ना ये बीच में जो बीजांड को जोड़े हुए अंडाशय से, तो अपरा के जिस भाग से दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ ये जो दिख रहा है ना ये, तो अपरा के जिस भाग से बीजांड जुड़ा है उसको क्या कहते हैं, फनिकल। फनिकल से तुमको जुड़ा है बीजांड, बीजांड का जो भाग फनिकल से जुड़ा है, देखो बीजांड का ये भाग फनिकल से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इसको, हाइलम बोलते हैं। ठीक है, देखो ये किसका फिगर है, बीजांड का फिगर है, यही यही जो छोटा दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी को बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जुड़ा है किससे, अपरा से जुड़ा है। अपरा के जिस भाग से जुड़ा है उस भाग को क्या कहते हैं, फनिकल कहते हैं। और इसका जो भाग फनिकल से जुड़ा है उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें दो आवरण होता है, एक को बोलते हैं बाहरी आवरण, एक क्या हुआ, बाहरी आवरण, या अंग्रेजी में बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, और एक हुआ तुमको अंतः आवरण, एक हुआ अंतः आवरण, या इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। एक तुमको बाहरी आवरण हुआ और एक हुआ अंतः आवरण हुआ। अब देखो इस अंतर कहीं कहीं क्या होता है ना कि आवरण उपस्थित नहीं रहता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये आवरण उपस्थित नहीं है, तो जहां पर ये आवरण उपस्थित नहीं होता है उस जगह को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, माइक्रोपाइल, या इसको हिंदी में बीजांड द्वार भी कह सकते हैं, बीजांड द्वार। ठीक है, तो जहां पर ये जो जहां पर ये बाहरी आवरण और अंतः आवरण उपस्थित नहीं होता है, एक मिनट, जहां पर ये बाहरी आवरण अंतः आवरण उपस्थित नहीं होता है उस जगह को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, मतलब कि बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सीरा है इसका जो कि बीजांड द्वार की तरफ है, इसको बोलते हैं बीजांड द्वारी सीरा। ये जो सीरा है इसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी सीरा। अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोपाइलर इंट। ठीक है, जो ये सीरा है, जो बीजांड द्वार है ना, उधर वाला जो सीरा है उसको क्या कहते हैं, बीजांड द्वारी सीरा। और जो उसका विपरीत सीरा है, ठीक है, इसका जो विपरीत सीरा है इसको बोलते हैं निभागीय सीरा। क्या बोलते हैं इसको, निभागीय सीरा, या अंग्रेजी में बोलते हैं कैलेजल इंट। ठीक है, फिर देखो ये तुमको हो गया बीजांड। ठीक है, बीजांड जुड़ा हुआ है किससे, अपरा से। अपरा के जिस भाग से बीजांड जुड़ा हुआ है उस भाग को क्या कहा जाता है, फनिकल। फनिकल जुड़ा हुआ है बीजांड, बीजांड का जो भाग फनिकल जुड़ा है उसको क्या कहते हैं, हाइलम। बीजांड में कितनी आवरण है, दो आवरण, वो एक ऊपरी आवरण है और एक अंतः आवरण है। ऊपरी आवरण मतलब बाहरी आवरण और एक अंतः आवरण। ठीक है, कहीं कहीं आवरण उपस्थित नहीं रहता है, जहां पर ये आवरण उपस्थित नहीं रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे तुमको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। ठीक है, वो जो सीरा है उसको बोलेंगे बीजांड द्वारी सीरा, और जो विपरीत सीरा है उसको बोलेंगे निभागीय सीरा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जो अंतः आवरण है इसके अंदर कुछ उत्तक पाए जाते हैं। ये कुछ उत्तक है, इनको बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं इसको, बीजांड काय। अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूकेलस, न्यूकेलस। ठीक है, जो अंतः आवरण है उसके कुछ उत्तक पाए जाते हैं और उन उत्तकों को क्या कहा जाता है, बीजांड काय कहा जाता है, न्यूकेलस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये शुरू में नहीं होता है, शुरू में मतलब यही स्ट्रक्चर है तुम्हारा, शुरू में स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही होता है। ठीक है, बाह्य आवरण, अंतः आवरण, यहाँ आवरण नहीं है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ये जो सीरा है इसको बोलते हैं बीजांड द्वारी सीरा, जिसका विपरीत सीरा है इसको बोलते हैं निभागीय सीरा। ठीक है, फनिकल, फनिकल से इसका जो भाग जुड़ा है उसको बोलते हैं तुमको हाइलम। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये बीजांड है ना, इसमें जो बीजांड द्वारी सीरा है वहां पर एक कोशिका पाया जाता है, बड़ा सा कोशिका। उस कोशिका को बोलते हैं दीर्घ बीजाणु मातृक कोशिका।
जो बीजांड द्वारी सिरा, देखो ये तुमको स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी बोलिए तो ले लेना। जो बीजांड द्वारी सिरा है वहाँ एक बड़ा सा कोशिका होता है और उस कोशिका का नाम होता है दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका। कहाँ लिखे, यहाँ लिख सकते हो। जो कोशिका होता है उसका नाम होता है दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है। जो बीजांड द्वारी सिरा है उधर वहां पर कुछ उत्तक कुछ कोशिका होती हैं, उनको एक कोशिका होता है, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका। ये जो दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें कौन विभाजन होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री। तो बताओ अर्धसूत्री में एक कोशिका से कितना कोशिका बनता है, 4 कोशिका। तो यहाँ पर जो ये दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका है इससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें कहा जाता है दीर्घ बीजाणु। देखो ये मातृ कोशिका है ना, तो जो इससे बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दीर्घ बीजाणु, अंग्रेजी में बोलेंगे मेगा स्पोर। कितना बना, 4। उसमें से 3 नष्ट हो गया तो कितना बचा, 1 ही बचा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखो जो बीजांड द्वारी सिरा है उधर एक बड़ा सा कोशिका था जिसका नाम था दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका, उसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 कोशिका उत्पन्न होगा, तो यहाँ 4 कोशिका उत्पन्न होगा। इन 4 कोशिका को बोलते हैं दीर्घ बीजाणु। उसमें से 3 कोशिका नष्ट हो गया तो 1 ही बचा, ठीक है, 1 ये बचा। अब देखो क्या होगा, तो ये एक कोशिका है ना, इसके अंदर केंद्रक का विभाजन, यह एक क्या है, दीर्घ बीजाणु है। जो एक दीर्घ बीजाणु है इसके अंदर केंद्रक का विभाजन शुरू होगा, और जब केंद्रक का विभाजन शुरू होगा तो क्या होगा, देखो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेगा, 2 से बनेगा कितना, 4, 4 से बनेगा कितना, 8। और उस दौरान ये कोशिका भी लंबा होते जाएगा। तो इसको हम यहाँ बना रहे हैं, ये ऐसे लंबा होते जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ समझ लो ना। देखो यहाँ एक कोशिका था, कौन, क्या नाम था इसका, दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और कितना बना, 4। उसमें से 3 नष्ट हो गया, ठीक है, तो 1 ही बच गया ना। अब ये जो 1 बच गया इसके अंदर क्या हुआ, केंद्रक का विभाजन शुरू हुआ। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में जो दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और 4 दीर्घ बीजाणु का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं दीर्घ बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दीर्घ बीजाणु जनन। अंग्रेजी में बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो दीर्घ जनन क्या है, दीर्घ बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 दीर्घ बीजाणु के निर्माण को दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और जो 1 बच जाता है उसके अंदर फिर क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक विभाजन होते होते 1 से 2 केंद्रक, 2 से 4 केंद्रक, 4 से 8 केंद्रक, ऐसे निर्माण होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 1 ये बना, 1 ये है ना, ये लंबा हो गया, इसका कितना केंद्रक बन गया, 8। कितना बन गया, 8। जो 8 केंद्रक बना उसमें से क्या होगा कि 3 चला जाएगा इस सिरा पर। ये कौन सा सिरा है, देखो मान लो ये बनाए हम, तो इसमें मान लो ये यहाँ पर है, तो ये कौन सा सिरा है, बीजांड द्वारी सिरा। कौन सिरा है ये, बीजांड द्वारी सिरा। और ये कौन सा सिरा है, ये हो गया तुमको निभागीय सिरा। कौन हो गया, ये निभागीय सिरा। जो बीजांड द्वारी सिरा है उधर 3 केंद्रक चल जाएगा, और 3 केंद्रक जो है वो तुमको चलाएगा निभागीय सिरा की तरफ। कितना केंद्रक बना था, 8 बना था ना, तो 3 कहाँ चला गया, बीजांड द्वारी सिरा की तरफ, और 3 कहाँ चला गया, निभागीय सिरा की तरफ। और 3 गया बीजांड द्वारी सिरा की तरफ, ये 3 कोशिका बना दिया, ठीक है। और जो 3 गया निभागीय सिरा की तरफ, ये भी 3 केंद्रक बना दिया, और बीच में 2 केंद्रक बच गया। सुनो 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 बताते हैं। जो ये मातृ कोशिका था, अर्धसूत्री हुआ, 4 दीर्घ बीजाणु निर्माण हुआ, 3 नष्ट हो गया, 1 ही बचा, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ बीजाणु, ठीक है। इसमें केंद्रक विभाजन शुरू हुआ और कितना केंद्रक बना, 8 केंद्रक। उसमें से जो 3 केंद्रक है, ठीक है, 8 केंद्रक बना, इसमें से जो 3 केंद्रक है वो गया इस सिरा की तरफ। ये कौन सा सिरा है, बीजांड द्वारी सिरा। जो 3 केंद्रक है वो आए तुमको निभागीय सिरा की तरफ। जो इधर 3 केंद्रक गए, इधर कौन सिरा,
बीजांडद्वारी सिरा, तो वहाँ जो 3 केंद्रक हैं उसमें तीनों कोशिका बना दी, मतलब उनके ऊपर कोशिका झिल्ली आ गया और कोशिका बन गया। तो ये जो 2 कोशिका दिख रहा है इनको कहते हैं, जो 2 कोशिका दिख रहा है ना, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। क्या कहते हैं इनको? सहायक कोशिका। और ये जो एक कोशिका दिख रहा है इसको देखते हैं अंड। ठीक है, जो ये 2 कोशिकाएं दिख रही हैं इनको एक काम करते हैं ना, इसको हम अलग से बनाते हैं फिगर। एक काम करो, ये पहले नोट कर लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ये ले लो, इसको हम लोग अलग से देखते हैं। इसका देखो, इसमें क्या क्या है, इसमें तुमको बीजांड का संरचना है, ठीक है, और इसमें तुमको दिग्जांड जनन है। अब से कितना ही समझो कि यहाँ पर एक कोशिका है, छोड़ोगे, यहाँ पर एक कोशिका था, क्या नाम था उसका? दीर्घ बीजाणु मांत्रिक कोशिका। उसमें अस्त्री विभाजन हुआ था, उससे 4 कोशिका बना था, 3 नष्ट हो गया था और एक जो है वो बच गया था। बस इतना ही समझो, एक बच गया था। अब इस एक में क्या होता है ये हम लोग ये देखेंगे, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3 ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, तो बोर्ड पर भर गया ना, साफ कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा और जो है सब्जेक्टिव भी आ सकता है बनाने के लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, सब नाम मिटाते हैं, नाम तुम लिख लिए होगे। ये जो था ये कौन सा सिरा है? मान लो ये है, ठीक है, इसको मिटाओ। ये कौन सा सिरा है? ये है तुमको बीजांड द्वारी सिरा। और ये कौन सा सिरा है? बोलो, अगर यहाँ पर मान लो ये बनाया हुआ है ये, तो ये कौन सा सिरा है? बीजांड द्वारी सिरा। देखो उधर है ना, और ये कौन सा सिरा है? ये है तुमको निभागीय सिरा। इसके अंदर कितने केंद्रक बना? 8 केंद्रक बना। 3 केंद्रक जो है वो चला गया बीजांड द्वारी सिरा की तरफ और यहाँ जाकर बना दिया कोशिका। ठीक है, देखो स्पेस अभी भी नहीं मिल पा रहा, स्पेस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, 3 चला गया इधर और बना दिया कोशिका, 3 चला गया इधर बना लिया कोशिका और 2 बीच में ही रह गया। ठीक है, ये कौन सा सिरा है? ये है बीजांड द्वारी सिरा। ये कौन सा सिरा है? ये है निभागीय सिरा। ठीक है, देखो इधर 3 कोशिका बन गया, इधर भी 3 कोशिका बन गया, बीच में एक ही कोशिका में 2 केंद्रक है। तो कुल केंद्रक कितना हो गया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक हो गया। अब कोशिका कितना हुआ? तो 1 2 3 और एक ही के अंदर है, तो 4 5 6 7। अब देखो इधर जो 3 कोशिका है उसमें से 2 कोशिकाएं हैं, इनको बोलते हैं सहायक कोशिका। इनको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। ठीक है, और जो एक कोशिका है इसको बोलते हैं अंड। इसको एक इंग्लिश में बोलते हैं एग, और सहायक कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सिनर्जिड। ठीक है, सहायक कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। और इन सबको मिलाकर, मतलब इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है अंड समुच्चय। तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? अंड समुच्चय कहा जाता है, मतलब कि एग अपैरेटस कहा जाता है। ठीक है, देखो इधर जो 3 कोशिकाएं हैं इनको कहते हैं प्रतिव्यांसात कोशिका। इनको क्या कहते हैं? प्रतिव्यांसात कोशिका, या अंग्रेजी में कहते हैं एंटीपोडल सेल। ठीक, इधर जो एक कोशिका है इसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मिटाओ इसको, क्या बोलते हैं इसको? केंद्रीय कोशिका। ठीक है, और बीच में जो 2 केंद्रक है इनको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं इनको? ध्रुवीय केंद्रक, या बाद में इसी को बोलते हैं द्वितीय केंद्रक। बाद में मिल जाते हैं और इन्हीं को बाद में क्या कहा जाता है? द्वितीय केंद्रक। इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका को, और इसको अंग्रेजी में बोलोगे द्वितीय केंद्रक को तो बोल देंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो संरचना है इसको
ये जो संरचना है इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूण कोश। अंग्रेजी में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये फिगर जो है इसको क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। समझ में आया? देखो, दीर्घ जन्मांतरी कोशिका था, एक विभाजन हुआ था, उसे 4 बने दीर्घ बीजाणु, 3 नष्ट हो गए थे, और जो एक दीर्घ बीजाणु था यही ये बनाया। ठीक है, उसमें केंद्र का विभाजन हुआ, 8 केंद्र का बना, 3 केंद्र चला गया इधर, 3 केंद्र चला गया इधर, 3 केंद्र इधर गया, वो तुमको बना लिया अंड समुच्चय। जो 3 केंद्र इधर आया वो बना लिया तुमको प्रतिव्यांशार्थ कोशिका, और 2 केंद्र के बीच में ही रह गया, इसको बोलते हैं द्वितीय केंद्र, और जिस कोशिका के अंदर यह है उसको बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। ठीक है, याद रखना है कि इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। शुरू में इसी को क्या बोले? दीर्घ बीजाणु, बाद में इसको क्या बोले? भ्रूण कोश। तो भ्रूण कोश में पूछे कितना कोशिका है और कितना केंद्रक है, तो कोशिका कितना है? 7, और केंद्रक कितना है? 8। कोशिका कितना है? 7। 7 कैसे? 3 3 6 एक बीच में 7, और कोशिका कितना है? कोशिका है तुमको 8। कोशिका 7, केंद्र कितना है? 8। ठीक है, 3 3 6 2 8 केंद्र। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार भ्रूण कोश का, हट जाए। ठीक है, ले लिए। ठीक है, तो यही तक होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे परागकण के बारे में। ये पुष्प का मादा भाग था, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे परागकण के बारे में। तो के लिए पढ़ाई करते रहो, इसका नोट्स तुमको मिल जाएगा, मिल ही गया होगा मेरे ख्याल से, चेक नहीं किए थे एक्चुअली इसलिए बोल रहे हैं, तो उसको देख लेना, नोट्स मिल जाएगा तुमको। तो नोट्स देखो, सेम टू सेम यही बात सब लिखा हुआ है, और नोट्स पे पढ़ लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। पढ़ाई करते रहो।